मतलब पूरा 2 साल का जो शेड्यूल रहा था बहुत हेक्टिक रहा था आप लोगों का, राइट? हाँ सर, एकदम से कुछ नहीं होता। किसी स्ट्रेस लेने से कोई फायदा तो है नहीं होता। और मैंने सर वो जो क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट में मेरे पे नहीं आए थे उनके लिए अलग से एक नोटबुक बना ली थी। मतलब वो चीज़ स्किप नहीं करनी है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सिलेबस बाकी है, बजाय मॉक टेस्ट देने के यार मैं घर पे जाऊँ और सारा पढ़ता रहूँ, सिलेबस रिवाइज करता रहूँ, और मॉक टेस्ट देना भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। हाँ सर, वही है सर, सबसे बड़ी गलती थी सर मेरी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। बस या ऑनलाइन क्लास के चक्कर में ही बहुत वेस्ट होता है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो ऑनलाइन की जरूरत नहीं है। फिर किसी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी अदर, फिर वो मतलब 3-4 जगह अपना वो बांट रखा है। ट्यूजडे अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहीं पूरा फोकस वहीं बना है। तो आप लोगों ने तो नहीं किया ऐसा? सही किया सर। मेरे को तो सर ये बाद में पता चला कि ऑनलाइन से भी, मतलब यूट्यूब से भी बच्चे लेक्चर लेके पढ़ते हैं। सर मोटिवेशन सर रेगुलर स्टडी से ही मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे कहते हैं कि डिमोटिवेट हो गए, तो डिमोटिवेट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये हो सकता है जिस दिन आपने क्लास छोड़ी है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए। बिल्कुल सही बात है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज के नए पॉडकास्ट एपिसोड के अंदर। और आज के पॉडकास्ट के अंदर हमने जो गेस्ट बुलाए हैं वो हैं फ्यूचर डॉक्टर रोहित और डॉक्टर हर्ष। सारी बातें आज हम उनसे डायरेक्टली करने वाले हैं, बहुत सारे उनसे सवाल करने वाले हैं। डॉक्टर रोहित, स्वागत है आपका। डॉक्टर हर्ष, स्वागत है आपका पॉडकास्ट के अंदर। तो डॉक्टर रोहित, आप बताइए कि आपने कब सोचा था डॉक्टर बनने का? आपका जो सपना था आपने पहली बार कब देखा? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया डॉक्टर बनने के लिए? सर ये चीज़ मेरे शुरू से ही थी कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। हाँ। तो शुरू से ही सोच रखा था, अब शुरुआत में से ही सोच रखा था कि मतलब इनिशियली 5th 6th 7th क्लास से ही आपका ये था? फैमिली में आपके कोई इस फील्ड से है? में हाँ सर, मेरे मामा जी डॉक्टर ही हैं। अच्छा, तो तो वहीं से आपको इंस्पिरेशन मिल गया। हाँ, वहीं से मिला सब। अच्छा, डॉक्टर हर्ष आपको? सर मैंने शुरू से तो नहीं सोचा था। क्या कोई घर में ऐसा था नहीं कि डॉक्टर है या कोई ऐसा, सब फार्मर हैं या फिर कुछ ऐसा ही। अच्छा। तो 9वीं 10वीं तक आते आते हॉस्टल में पढ़ा था मैं। तो वहाँ तक मेरे को मैथ में रुचि थी थोड़ी। तो अच्छा, मैथ में इंटरेस्ट था 10th क्लास तक? हाँ सर। हम्म। तो 11th में वैसे मैथ ले रहा था, फिर क्या थोड़ा सा अंकल थे उन्होंने बताया कि बायो ठीक है, बायो ले ली, इसमें इसको बढ़िया है, बस इसलिए बायो ले ली हम्म। और फिर नीट की प्रिपरेशन चालू कर दी। अच्छा, तो 10th में 10th क्लियर करने के बाद 11th क्लास से आप लोगों ने फाउंडेशन स्टार्ट कर दी? हाँ, ओके। तो फाउंडेशन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्या मोड रखा था? ऑफलाइन था। ऑफलाइन मतलब कोचिंग करी थी कुछ आपने? मैंने सर ऑफलाइन कोचिंग। मतलब कोचिंग ज्वाइन कर ली थी 11th क्लास से ही? तो 11th क्लास में जब कोचिंग ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने तो मतलब कोचिंग दूसरी सिटी में ज्वाइन करी होगी? हाँ सर, बाहर की। तो वहीं पे रहना हुआ? वहीं पे हम्म। तो जैसे आप लोग जब कोचिंग जाते थे तो आपका डेली रूटीन क्या रहता था? सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देना है और कोचिंग को कितना? कोचिंग आवर्स के बाद भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल पाते थे? हाँ सर, टाइम निकालना पड़ता था क्योंकि ज़्यादा वेटेज ज़्यादा रखते थे इसकी। तो आपकी कोचिंग का टाइमिंग मॉर्निंग था, इवनिंग था? इवनिंग वाला था सर। इवनिंग से? अच्छा। जैसे 2 बजे से 8 बजे तक कोचिंग का टाइम रहता था सर। तो 1 बजे से 8-9 तो वैसे बज जाती थी सर खाना लाने जाने में। और फिर सर रात को जैसे 12 साढ़े 12 तक पढ़ लेता था सर मैं। अच्छा। और सुबह उठ जाता था 7:30 बजे। फिर आधा 1 घंटे में नाश्ता वास्ता करके सर, फिर नहा धो के फिर वापस बैठ जाते थे 12 बजे का। मतलब पूरा 2 साल का जो शेड्यूल रहा था बहुत हेक्टिक रहा था आप लोगों का, राइट? हाँ सर, एकदम सही है। तो आपका जो वो था शेड्यूल, आपका क्या शेड्यूल रहा था? मेरी कोचिंग का शेड्यूल सर इवनिंग में था। 4 से 7 बजे तक क्लास लगती थी। हाँ। 7 बजे आ करके फिर 1 घंटे में खाना वाना खा करके फिर 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था मैं। 8 से फिर 12 बजे तक सेल्फ स्टडी करता था। 12 बजे सो जाता था, फिर उसके बाद सुबह 5-6 बजे उठता था। 5-6 बजे उठ करके फिर नहा धो के फिर वही 8 बजे से फिर बैठ जाता था 12-1 बजे तक। फिर खाना पीना खा के फिर 1-2 घंटे फिर स्टडी करता था। और किसी किसी दिन कोचिंग में जाके डाउट भी पूछ लेता था 2 घंटे सर। अच्छा, डाउट्स के लिए अलग से सेशन लगता है उसमें? ठीक। और फिर 4 बजे से अच्छा। तो नींद पूरी लेता था सर, पर 5-6। बिल्कुल, बिल्कुल। नींद तो ज़रूरी होती है क्योंकि जितना अपन नींद लेंगे, माइंड को रिलैक्स रख पाएँगे, उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हो पाएगी, राइट? ओके। तो जैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 11th-12th के बाद,
तो आप लोगों ने जब 12th के साथ जो पेपर दिया था, मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन था वो 12th के साथ था या फिर नहीं सर, एक साल अच्छा 1 ईयर ड्रॉप लिया है आपने? ओके, आपने मैंने भी ड्रॉप किया। ड्रॉप लिया है और आपका सिलेक्शन होने से कितने स्कोर से बच गए थे उस साल? मैंने सर सिलेक्शन होने से सर मतलब हुँ, वो सर 20 20 मार्क्स से उस साल रह गए थे। पास। आपका? मेरा 570 स्कोर था 12th के साथ और उस टाइम पर कट ऑफ 605 गई थी। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ही मार्क्स की वजह से आप लोग ने एक नए साल के लिए तैयारी की योजना बना ली थी, राइट? तो जब आपने जो ड्रॉप वाले ईयर में जो प्रिपरेशन की तैयारी करने की सोची थी, तो वो उसी कोचिंग से या फिर उसी इंस्टीट्यूट से वापस सोची थी या फिर सोचा कि अब अपने पास सिलेबस आ चुका है, अपन ने कंसेप्ट भी बना लिया है और अपन घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। क्या अप्रोच थी उस टाइम आपकी? पहले सर थोड़ा ऐसे सोचा था कि अब ऑनलाइन ले लेंगे, 2 साल पढ़ लिया ऑफलाइन, अब ऑनलाइन ले लेते हैं। लेकिन फिर सर ठीक लगा कि यहाँ पर घर पे रह के ऑनलाइन ठीक नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन ही ठीक रहेगा। मतलब घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता जो अपन को इंस्टीट्यूट में या फिर वो वहाँ पे जो माहौल मिल हाँ पाता सर, है। वहाँ पर टेस्ट पेपर ऑफलाइन भी दे सकते हैं और घर पे ऑनलाइन ही, इस वजह से सर मैं तो फिर ऑफलाइन ही ज्वाइन करा। ऑफलाइन जॉइन कर लिए। कुछ नहीं सर। अच्छा, आपने? सर मैंने 11th-12th में रेगुलर स्टडी की थी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं खुद भी कर लूँगा, कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ। लेकिन फिर मैंने औरों से पूछा सर, जो ड्रॉप कर रहे थे उनसे पूछा कि कोचिंग लूँ या फिर सेल्फ स्टडी करूँ? तो उन्होंने बताया कि कोचिंग बढ़िया है, सेल्फ स्टडी में इतना वो नहीं है, ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने फिर कोचिंग जॉइन कर ली सर। तो मतलब आपने 2 साल की फाउंडेशन करने के बाद जो ड्रॉप ईयर के अंदर पढ़ाई करने की सोची वो ऑफलाइन करने की सोची कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, बजाय इसके कि अपन घर पे आके सेल्फ स्टडी कर लें, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता है। हाँ, रेगुलर नहीं हो पाती सर, रेगुलर नहीं हो पाती, राइट? रेगुलरिटी मेंटेन होना ज़रूरी है। हाँ, तो अगर अपन बात करें मॉक टेस्ट के बारे में, तो जब ये आपका जो ड्रॉप ईयर था, उसमें या फिर आपके जो फाउंडेशन ईयर भी थे, उनमें मॉक टेस्ट को आपने कितना सीरियस लिया था? सर मॉक टेस्ट को सीरियस लेते थे, जो भी हुँ। सर मॉक टेस्ट होता था ना उसको सीरियस में लेते थे और ऐसे सोचते थे कि ऐसा ही पेपर आएगा, इससे तो अलग आएगा नहीं। और सर कोचिंग वाले कहते थे कि इससे इजी आएगा, टफ नहीं आएगा, क्योंकि जितना हो सके हाँ, हम क्योंकि कर देते हैं तुम्हारे लिए। कोचिंग लेवल हल्का-सा अप रखते हैं अगला। पर सर और यही हुआ, हमारे लास्ट में भी यही हुआ। हुँ। हम कोचिंग वालों से कम ही आया था, पेपर लो लेवल ही आया था इतना। अच्छा, तो मॉक टेस्ट आपने स्किप नहीं किया बिल्कुल हाँ भी? सर, तब बिल्कुल भी, आपने? सर मैं मॉक टेस्ट की पूरा जो सिलेबस था उसको पढ़ के जाता था हुँ। और पूरी तैयारी के साथ उसको देता था सर। और सबसे बड़ी गलती यही होती है सर कि कुछ स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट छोड़ देते हैं। वे बोलते हैं कि अभी तो हमारी सिलेबस ही नहीं हुआ है, हमारी तैयारी पूरी नहीं है, तो इसको स्किप कर देते हैं, अगला वाला देंगे टेस्ट। हाँ सर, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन बहुत ये गलती रहती है सर, इसे नहीं करना चाहिए। हर टेस्ट की वो सिलेबस है उसको पूरा करके पूरी तैयारी के साथ टेस्ट देना चाहिए। मतलब आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। बिल्कुल नहीं चाहिए सर, और भाई हमारी सर तैयारी हुई या ना हो, पर मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड करना है। तब उतनी के साथ तो जितनी भी तैयारी है चाहे 50% 60%, इतनी। क्योंकि उससे एक ये फ़ायदा भी होता है कि अपन जब एग्ज़ाम टेस्ट देंगे तो घर आके भी सॉल्व करेंगे या फिर वो टेस्ट में जो क्वेश्चन अपन को हिट करेंगे माइंड को, वो भी एक मेमोरी बनाएँगे। हाँ सर, वही है। हुँ। दूसरा ये कि जब आप मॉक टेस्ट देते थे, तो मॉक टेस्ट दे दिया उसके बाद घर पे आके उस चीज़ को एनालाइज़ करते थे कि या कब फ्री हो गए अब दे दिया बात खत्म? सर शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में नहीं करता था एनालाइज, बाद हुँ। में सर मेरे को पता शुरुआत में आपने 11th-12th में नहीं किया या नहीं फिर? सर, 11th ने जैसे 1 साल होता है सर, उसके लगभग 3-4 महीने तक जो भी टेस्ट लगते थे उनमें निकलता था। एनालाइज़ नहीं करते थे? पेपर ऐसे नहीं करता, पेपर तो देते आता थे। था, हुँ। थोड़ी बहुत देख लेता। कि बाद में पता चला सर वही गलतियाँ वो रिपीट रिपीट होने लग गई फिर है। सर थोड़ा सोचा कि ये गलती हो कैसे? तो सर मैं जो भी गलती होती थी उसको लिख लेता था सर। हुँ। जो भी कोई भी गलती हुआ, कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको काट के वहाँ से फिर उसके नीचे से रीज़न लिख देता था। जैसे उसमें 4 ऑप्शन नहीं हाँ। पढ़े, इसको ढंग से नहीं पढ़ा, बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि ये वापस रिपीट नहीं हो। ये रिपीट नहीं हो। सर इससे मेरे को बहुत प्रॉफ़िट हुआ सर। इन फ्यूचर जब आपने मॉक टेस्ट दिए। इन फ्यूचर मेरे साथ ऐसी गलती रिपीट नहीं हुई और जो भी रिपीट होती थी सर लिख लेता था तो वापस रिपीट नहीं होती। इससे मेरे को सर बहुत स्कोर बहुत अच्छा बढ़ता चला गया। बढ़िया। और आपने एनालाइज़ किया घर पे आके चीज़ों को? सर मैं मॉक टेस्ट के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करता था और जो डाउट होते थे उसको तुरंत दूसरे दिन जाकर के पूछ लेता था। और मैंने सर
वो जो क्वेश्चन थे जो मॉक टेस्ट में मेरे पे नहीं आए थे उनके लिए अलग से एक नोटबुक बनाई। नोटबुक बना ली थी। जो क्वेश्चन नहीं आया या फिर जो गलत हुआ है उसको उस पेपर में से लेकर के उस नोटबुक में लिख लेता था। क्योंकि सर जब लास्ट में अपन जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि बार-बार पेपर खोल के पूरा पेपर खोले। कौन-सा क्वेश्चन गलत था, क्या था, और नोटबुक होगी तो उसको तुरंत देख लेंगे। बिल्कुल। टाइम कम लगता है तो उसमें से तो मतलब आपने जो अनसॉल्व्ड या फिर जो अपने से सॉल्व नहीं हो पाए उन क्वेश्चनों की एक अलग ही सीरीज बना ली थी, एक अलग से नोटबुक बना के और जब भी मॉक टेस्ट होता था उससे पिछले वाले जो थे वो उसको देख के। जो कि वो लिखे हुए थे तो उससे पहले उसको देख बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि वो चीज़ें जो मिस्टेक्स वो रिपीट ना हो। ओके। तो कई बार ऐसा हुआ है आपका कि जैसे आप अच्छे से सिलेबस चल रहा है, सब कुछ पढ़ाई अच्छे से चल रही है, लेकिन अपन पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, सिलेबस भी अपना चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स ने आपको डिमोटिवेट कर दिया हो कि यार मेरा लेवल तो इतना चल रहा था, इस वाले मॉक टेस्ट में पिछले की तुलना में कम आ गए, तो उस टाइम डिमोटिवेट फ़ील हुआ है? इतना सर मेरे जितने भी मॉक टेस्ट हुए उनमें कोई मतलब पास की रेंज थी, सब में बढ़िया मार्क्स थे और एकदम एक्यूरेट थे, मतलब पास-पास ही थे, इतना किसी में पोल नहीं हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ गए हों, तो इस वजह से कोई डिमोटिवेट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साहब का? शुरुआत में थोड़े कम मार्क मार्क आते थे, लेकिन धीरे-धीरे फिर मॉक टेस्ट वो टेस्ट थे उनका एनालिसिस किया और डाउट सॉल्व किए। जो डाउट थे, मॉड्यूल में जो डाउट थे वो सारे सॉल्व किए तो फिर धीरे-धीरे मार्क्स बढ़ने लगे। ओके। तो पूरी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान दौरान जब आपने जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी थी आपकी, उस टाइम पे कभी डिमोटिवेशन फ़ील हुआ है? ऐसा लगा कि यार इतना ज़्यादा बर्डन हो गया, कैसे कवर करेंगे? और कभी डिमोटिवेट हुए पूरी जर्नी में? हाँ सर, थोड़ा-थोड़ा हो जाते थे, कभी-कभी लगता था कि यार अब भी इस साल नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अच्छा। तो सर ऐसा होता था, लेकिन फिर ऐसे सोचते थे कि अपने हाथ में कुछ नहीं है ऐसा, मतलब उस अपन टाइम क्या चीज़ मोटिवेट करती थी आप लोगों को? उस टाइम सर मेरे मोटिवेशन का सर थोड़ा मतलब सुन लेता था, जो मोटिवेशन अच्छा, जो लोग मतलब वो चीज़ को क्रैक कर चुके हैं, उनसे बातें करना। हॉबीज़। अच्छा। आपका क्या था उस टाइम, कौन मोटिवेट रखता था आपको? सर मैं कोचिंग में जो टीचर्स थे उनसे मैं बातचीत करता था, उनसे डिस्कस करता था, तो वो मेरे को मोटिवेट करते थे सर। और घर पे भी बात कर लेता था मैं, तो वहाँ से भी मोटिवेशन मिलता था सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो जब आपने जो ड्रॉप ईयर के अंदर इतनी सारी प्रिपरेशन करी, तो प्रिपरेशन के जब अपन लास्ट एंड पे जाते हैं, तो वहाँ पे अपन का एक टाइम ऐसा आता है कि अपने पास कोचिंग पूरा सिलेबस करा चुकी होती है, सब कुछ अपने ऊपर छोड़ देती है कि हमने हमारा सिलेबस करा दिया है, रिवीजन अपन को करना है, और मॉक टेस्ट जो मेजर टेस्ट होते हैं फुल सिलेबस वाले वो भी अपन को देने हैं। तो लास्ट का जो 1 मंथ होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। तो लास्ट के 1 मंथ के अंदर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रही थी? किस तरह से लास्ट के 1 मंथ के अंदर आप लोगों ने काम किया था? सर ऐसा जैसे बहुत सारों को लगता है कि मतलब लास्ट का 1 मंथ बहुत ज़्यादा ही रहता है, पूरा सिलेबस होता है, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब शुरुआत से रेगुलर स्टडी करते हैं, हुँ। तो वो 1 मंथ ऐसे निकलता है जैसे कुछ नहीं है। उनसे भी जैसे जो मतलब पिछली प्रिपरेशन थी ना सर, उससे भी बढ़िया निकलता है। अगर आपने सिलेबस पूरा और कर रखा है पूरा तो फुल रेगुलर करा कर है, रखा है। जो भी क्लास ली, जो भी मटेरियल था वो रेगुलर पढ़ा है, तो कोई सर उसमें ये नहीं आता। और सर लास्ट वाले में मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दी से और मार्क्स को देख के मोटिवेशन मिल जाता था कि ठीक है इतने मार्क्स आ रहे हैं अभी रेगुलरिटी है, तो सर ऐसा बढ़िया गया था सर। लास्ट वाला मन प्रिपरेशन का अच्छा था। और साहब का? सर जो सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट वो लास्ट में आके ये करते हैं कि हमारा तो सिलेबस पूरा हो गया कोचिंग का, अब कोचिंग जाके करेंगे क्या? तो वो घर बैठ जाते हैं, फिर सेल्फ स्टडी करते हैं बैठ कर के लास्ट के 1 मंथ में। 1-2 महीने। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है सर। हमें कोचिंग नहीं छोड़नी है लास्ट तक, बिल्कुल जब तक पेपर जब तक नहीं हो जाए तब तक कोचिंग जाना है। और टीचर के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना है, उससे बातचीत करनी है, उनसे डाउट पूछने हैं, उनसे उन कॉन्टैक्ट में रहना है, लास्ट तक बिल्कुल एग्ज़ाम डे तक। बिल्कुल। ये बहुत मतलब वो चीज़ स्किप नहीं करनी है। कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सिलेबस बाकी है, बजाय मॉक टेस्ट देने के यार मैं घर पे जाऊँ और सारा पढ़ता रहूँ, सिलेबस रिवाइज़ करता रहूँ, और मॉक टेस्ट देना भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं। हाँ सर, और लगता है कि मॉक टेस्ट में टाइम खराब होगा, टाइम खराब होगा। पढ़ाने में टाइम, तीन वो तो सर की कोचिंग 3 घंटे कौन बैठा रहेगा उसमें हॉल में? इससे बढ़िया सेल्फ स्टडी करें, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होती है सर। मतलब मॉक टेस्ट आपको वो सारी चीज़ें देता है कि ये एग्ज़ाम के अंदर गलतियाँ हैं, इनको यहीं सुधार लो, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में सामने आएँगी ही आएँगी। हाँ सर, वही है ना, मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया चीज़ है, देना ज़रूरी है। तो
अब आप बताइए कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले की आपकी तैयारी कैसी थी? उस टाइम क्या आपने टोटली सिर्फ़ पढ़ाई पे फ़ोकस कर दिया था या फिर बिल्कुल रिलैक्स होने की सोच ली थी? सर 1 दिन पहले जैसे सर मैंने सेंटर दूर लिया, जहाँ पर दूर लिया कि आया? दूर लिया था। लिया था, मैंने खुद से लिया जानबूझकर? था, जानबूझकर दूर लिया था कि मतलब सर जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ता मुझे ऐसा लगता था, इसलिए मैंने दूर लिया। फिर 1 दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था सर, किसी वक़्त नॉर्मल थे एकदम पहले की। मतलब बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में आ गए थे। हाँ, कुछ भी नहीं सर। अच्छा, हर्ष आपका? सर मेरा सेंटर था जो पेपर का वो पास में ही था नज़दीक। अच्छा, तो मैंने सर ऐसा कुछ नया नहीं किया था, जो रेगुलर स्टडी करता था, जो डेली पढ़ता था उतना ही पढ़ा था। मतलब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़े थे। हाँ सर, पढ़ा। जो डेली का रूटीन था वही फ़ॉलो किया था, कुछ नया नहीं। अच्छा, ओके। तो जब जब एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या सिनेरियो रखा था? क्या उसका तरीका रखा था कि पहला कौन-सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, फिर कौन-सा अटेम्प्ट करना है? सर पहले बायो करते थे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स, यही मैं सर मॉक टेस्ट में भी यही रखता था और बाद बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। हाँ सर, हुँ, बायो को इसलिए करते थे सर कि बायो अगर हो जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है आधा पेपर हो गया है, फिर उनमें टाइम दे सकें। इस वजह से सर बायोलॉजी को पहले प्रेफ़र की। अच्छा, आपका? सर एग्ज़ाम में बायो ही सबसे पहले करनी चाहिए। बॉटनी या ज़ूलॉजी वो अपने हिसाब से देख लें। हुँ, बायो, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स। मतलब मेन बायोलॉजी ले लो उसके बाद ना। हाँ, बायो में अगर आप जल्दी कर लेंगे तो टाइम हुँ, बचेगा आपके पास, तो हुँ, वो फिज़िक्स में दे सकती हैं। ओके। तो जो तीनों सब्जेक्ट्स थी आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें से फ़ेवरेट सब्जेक्ट और टफ सब्जेक्ट कौन-सी थी? सर ना ऐसा कोई फ़ेवरेट और टफ नहीं था सर, हुँ, ये तीनों बराबर। तीनों बराबर थे। हाँ सर, कोई फ़ेवरेट ना हो टफ। आपके? सर मेरे लिए ईज़ी तो बायो थी, पर हुँ, जो फिज़िक्स थी वो मेरे को अच्छी लगती थी। अभी सर 10th में मैथ में मेरा इंटरेस्ट था, तो फिज़िक्स थोड़ी अच्छी लगती है। शुरू से ही 11th क्लास से। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो फिज़िक्स टफ लगती है। हाँ सर, मैक्सिमम का मैथ मैथ की वजह से उसमें कैलकुलस है, बहुत सारी लेकिन ये ग फिज़िक्स ही क्यों मना है, डॉक्टरों में क्या काम सर फिज़िक्स का? हाँ, तो लेकिन आप लोगों को ये शिकायत नहीं थी, है ना? तीनों सब्जेक्ट्स नॉर्मल थे। एकदम। ओके, तो जब बीच में जब प्रिपरेशन के टाइम पे बीच में जब कई बार फेस्टिवल्स आते हैं, तो उस टाइम पे कितना टाइम देते थे आप लोग सेलिब्रेट करने के लिए या फिर उस टाइम पे सिर्फ़ स्टडी पे ही फ़ोकस था? फेस्टिवल पे सर जैसे कोचिंग की जो भी मतलब वेकेशन रहती थी उसके मन अकॉर्डिंग ही घर चले जाते थे सर। जैसे कोई छोटे वाले पे नहीं जाते थे सर, जैसे छोटा फेस्टिवल है तो उस पे हुँ, नहीं जाते थे। दिवाली या दिवाली होली। हो गई, इन पे हुँ, ज़रूर जाते थे सर और थोड़े दिन चिल करके आते। चिल करके रिफ्रेश हो जाते थे हाँ, उससे। रिफ्रेश हो जाते थे। तो आपका भी यही था? हाँ सर अगर कुछ करना है तो सैक्रिफाइस करना ज़रूरी है। करना पड़ेगा। मतलब आपने सैक्रिफाइस। हुँ, तो सर जो 11th-12th में तो मैं घर जाता था, जो होली दिवाली पे या फिर जो छुट्टी होती थी उनमें, लेकिन हुँ, ड्रॉप ईयर में सर मैं ज़्यादा घर नहीं गया। हुँ। बस फाइनल पेपर दे के ही घर गया। पूरा फ़ोकस वही था कि एक बार ये क्रैक कर लें उसके बाद में सेलिब्रेट करेंगे सारी चीज़ें। ओके। तो जब आपने एग्ज़ाम दे लिया आपका उसके बाद में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आंसर की निकालते हैं, जब उससे मैच करी थी, तो उस टाइम क्या स्कोर रहा था? सर वही रहा था जो नीट में है, जो नीट में आया एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट वही था। आपका? सर सेम ही था, बस एक क्वेश्चन का डिफरेंस आया था। तो उस टाइम फ़ील हो गया था कि सिलेक्शन हो गया? हाँ, हो गया था सर। कैसा लगा था उस टाइम? बढ़िया लगा था सर कि बढ़िया मार्क्स आए और जितने चाह नहीं थे सर उतना। बढ़िया कैसा लगा? मार्क्स मार्क्स आए थे उसके हिसाब से, ये एक्सेप्टेशन नहीं की थी कि रैंक भी इतनी आएगी, क्यों रैंक ऐसे सोच रहे थे कि ज़्यादा आएगी, अच्छा। लेकिन उस टाइम पर रैंक थोड़ी कम आई थी। हुँ, ओके। तो फाइनल स्कोर अच्छा हुआ और आज आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में हाँ। सब पहुँच चुके हो, राइट? अगर कोई 3 इम्पोर्टेंट्स बातें अपन नीट यूजी एस्पिरेंट्स को भी बताना चाहें जो कि अभी हाल-फिलहाल 10th से 11th में आए हैं, जिन्होंने नीट यूजी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है या फिर कोई 12th में है या फिर कोई 12th करके ड्रॉप लिया है, मतलब एक एस्पिरेंट को नीट यूजी एस्पिरेंट को अगर कोई 3-4 चीज़ ऐसी बात बताना चाहें कि ये बातें आपको फॉलो करनी ही हैं और ये चीज़ें नहीं करनी ही हैं, तो कौन-कौन सी आप गाइड देना चाहोगे कि इन बातों को ध्यान में रखना है? हाँ सर, पहला प्रिपेयर होता है सर रेगुलर स्टडी। हमेशा सर जैसे 5 ही घंटे पढ़ते हैं रोज़, तो रोज़ पढ़ो सर। ऐसा नहीं है कि एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं, एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। रोज़ पढ़ो, रेगुलर पढ़ो सर। पहला रेगुलर स्टडी हुई सर, दूसरा मॉक टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं चाहिए सर, उससे अपना लेवल भी पता चलता है
और बहुत सारा जैसे सर क्वेश्चन होते हैं तो रिपीट होते हैं सर क्वेश्चन जो कोचिंग में आते हैं, कई बार मिल भी जाते हैं वही से एकदम कंसेप्ट सेम ही रहता है सर। जैसे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन है तो कंसेप्ट सेम ही रहता है, बट वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसे सर मॉक टेस्ट हो गया। और तीसरा सर ये मोटिवेशन सर रेगुलर स्टडी से ही मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे कहते हैं कि डिमोटिवेट हो गए, तो डिमोटिवेट नाम की कोई चीज होती नहीं है। रेगुलर स्टडी जो करता है सर उसके पास के कोई इतना टाइम नहीं है। सर इतना टाइम नहीं है कि डिमोटिवेशन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है सर। रेगुलर स्टडी करने वाले को ऐसा कुछ फील नहीं होता कि डिमोटिवेशन है। उसको हर दिन एक नया मोटिवेशन मिलता है कि आज जितना पढ़ा, रोज इतना पढ़ेंगे, बस मतलब कंसिस्टेंसी रखो, मॉक टेस्ट डेली मतलब जब भी लगे उस मॉक टेस्ट देने अटेम्प्ट करना और नहीं चाहिए। सेल्फ मोटिवेट रहना। सेल्फ मोटिवेट रहना यही बड़ी आप क्या 3 गाइड सलाह देना चाहोगे? सर मेरे अकॉर्डिंग जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए सर, स्किप नहीं करनी चाहिए। हो सकता है जिस दिन आपने क्लास छोड़ी है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, कोचिंग क्लास छोड़नी नहीं है। तो पहली बात तो ये सर। और दूसरी, मैं सोशल मीडिया का यूज़ बहुत कम करना है, बहुत सारा टाइम उस पर वेस्ट कर देती हैं। ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास के चक्कर में ही बहुत वेस्ट होता है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ जो ऑफलाइन ज्वाइन किए हुए हैं वो किसी और इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे होते हैं सर। जैसे किसी का ले रखा है, फिर किसी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी अदर फिर वो 3-4 जगह अपना वो बांट रखा है। दूसरे अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहीं पूरा फोकस वहीं बना है। तो आप लोगों ने तो नहीं किया ऐसा? नहीं किया सर। मेरे को तो सर ऐसा बाद में पता चला कि ऑनलाइन से भी मतलब यूट्यूब से भी बच्चे लेक्चर लेके पढ़ते हैं सर। मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ भी। क्या मैं ये क्लास छोड़ करके यूट्यूब पे क्लास नहीं लग जाता, हाँ ऑफलाइन क्लासेस छोड़ देते हैं और वहाँ क्लास नहीं लग लेने तो वो नहीं करना चाहिए राइट। ना तो आप फिर उसको सिलेबस मानोगे ना इसको, फिर दोनों का कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप ये बता रहे हो कि एक तो सोशल मीडिया से ज़्यादा इंगेज नहीं होना है, एक क्लास मिस नहीं करनी है, और मॉक टेस्ट प्रॉपर देंगे। मॉक टेस्ट लगातार देने जितने भी हैं उसके लास्ट एंड तक राइट। सर मैंने एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दिए थे लास्ट टाइम पर 1 मिनट। तो अगर फाइनल कंक्लूजन अपन देखें तो एक तो ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपन को टोटली, चाहे आप ऑफलाइन हो, चाहे सेल्फ स्टडी पे हो, चाहे ऑनलाइन हो, कहीं पे भी हो। दूसरा ये है कि आपको जितने भी एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट लग रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको या फिर जो भी ऐप ले रखा उसमें किसी भी वे से आप पढ़ रहे हो तो उसमें जितने भी टेस्ट लग रहे हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ना कि ये सोचना है कि इनको एक साथ लास्ट में देख लेंगे, पहले सिलेबस कर लेते हैं, हाँ सर। है ना? ओके। और तीसरा ये कि डिमोटिवेट ज़्यादा होना नहीं है क्योंकि ये चलता रहता है, हाँ ये डाउनफॉल आते रहते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेट हमेशा रहना है। और किसी न किसी एक बंदे को ऐसा रखना है जिससे आप बात कर सको, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे फ्रेंड हो। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन-सा था जिससे आप डिमोटिवेट होते या कभी भी फ़ील करते तो बात कर लेते थे? सर घर में मेरी सिस्टर थी सर, उससे मैं बात कर लेता था तो वो थोड़ा आपको मोटिवेट रखते थे और आपको? सर मैं मम्मी से बात करता था अपनी से। तो वहाँ से आपको हाँ एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी आगे पढ़ने के लिए राइट। तो आपने पूरी जर्नी के दौरान कभी इतना मतलब स्ट्रेस फ़ील किया, कोई हैवी स्ट्रेस कभी आया है आपको? हाँ सर, जब 12th का एग्जाम दिया था सर उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हुआ था। 12th बोर्ड एग्ज़ाम से हाँ, पहले? नहीं सर, नीट ही अच्छा, 12th के साथ जब आपने नीट अटेम्प्ट किया हाँ था। सर, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया था सर। ऐसे मतलब ऐसा ही लगता था सर कि इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? इस वजह से सर बहुत ज़्यादा हुआ था। इसी वजह से सर मैं उसी को मेन कोज़ देता हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 12th के साथ हाँ। वही है सर सबसे बड़ी गलती थी सर मेरी, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट, हाँ, वो तैयारी कंटिन्यू रखें, हाँ, फालतू का स्ट्रेस ना लें, हाँ सर, ये क्योंकि वो आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा डाउन राइट? कर दी थी। उससे सर मेरे को बाद में पता चला सर कुछ नहीं होता। हुँ। इसे स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो तो एक तरीके से उससे बढ़िया से टेम्परेरी है वो तो हाँ। हाँ सर, इससे बढ़िया घूम लो आराम से, कोई किधर भी घूमना चाहो उधर घूम। हुँ। ये आपके आया कभी ऐसा हैवी स्ट्रेस? नहीं सर, मैंने तो शुरू से ही मतलब ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था। नॉर्मल वे में चलते रहे थे राइट? तो स्टूडेंट्स आज हमारे पॉडकास्ट में हमने बात करी डॉक्टर रोहित और डॉक्टर हर्ष से। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई अपनी जर्नी की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके सफ़र के अंदर। तो आप कनेक्टेड रहिए, और भी हमारे इस चैनल पे न्यू पॉडकास्ट आएँगे, न्यू गेस्ट के साथ आपको उनसे भी हम बात करवाएँगे।